वेज का मास गिवन है, चलो यहाँ पे वेज का मास कितना है, कैपिटल है ना। ब्लॉक का मास कितना है, स्मॉल एम, उसको छोड़ दिया मैंने स्मॉल एम को, तो स्मॉल एम क्या होगा, स्लाइड करता हुआ आएगा है ना, और नीचे उतरेगा। और आपको यहाँ क्या बताना है, स्प्रिंग बैलेंस में कितनी रीडिंग आ रही है। स्प्रिंग बैलेंस में बेसिकली नॉर्मल एक्शन को रीड करता है यार। स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर अगर कोई चीज रख दोगे तो क्या रीड करेगा वहां पे कि कितना फोर्स उसके ऊपर लग रहा है, और फोर्स को क्या बोलते हैं, नॉर्मल एक्शन। अगर किसी के ऊपर कोई चीज रखी है तो जो फोर्स होता है वो कौन सा फोर्स होता है, नॉर्मल एक्शन होता है। तो अभी आपको यहाँ पे क्या बताना है, आपको नॉर्मल एक्शन बतानी है, ठीक है। और कैसे बतानी नॉर्मल एक्शन, दोनों ब्लॉक्स को क्या मान लोगे आप, दोनों ब्लॉक्स को एक मान के करना है, ठीक है। तो ये बताओ अगर दोनों ब्लॉक्स को एक मान लो तो इसका मास कितना हो जाएगा, तो मैंने ऐसे दिखा दिया, हो जाएगा M+N पूरे सिस्टम को। यार ये स्मॉल है, कैपिटल है, M+M हो गया। तो इस पे कौन कौन से फोर्स आएंगे बताइए तो, इस पे आएगा M+M×G, किधर आएगा ये, रिटर्न डायरेक्शन आएगा। और इस सिस्टम पे कौन सा फोर्स आएगा उसके अलावा, यहां से नॉर्मल एक्शन आएगी। और इस पूरे सिस्टम का सेंटर मास कहां जा रहा है बताओ, नीचे जा रहा है ना, नहीं। अगर तुम्हारा वेज रुका हुआ है ना, और एक ब्लॉक साइड करके क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, तो इसका तुम्हारा सेंटर मास कहां रहा होगा, नीचे आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर मैं ये इक्वेशन लिखूं तो आपको समझ आ रहा है, अगर मैं लिखूं M+Mg, ये इनका पूरा कंबाइंड वेट, दोनों का मिला के वेट, और नीचे से क्या है, नॉर्मल एक्शन है, एंड दिस इक्वल टू हाउ मच, इनटू ए, और ए कौन सा आएगा, AC। पहले ये इक्वेशन देखो सारे, मैंने दोनों ब्लॉक्स को एक मान लिया, ठीक है। जब मैंने दोनों ब्लॉक्स को एक अज्यूम कर लिया तो उसका वेट कितना हो गया, M+Mg, और नीचे से क्या आएगी, नॉर्मल एक्शन आएगी, और M+M×AC हम लिख सकते हैं पूरे सिस्टम को। इसको बंद कर लो आप, इसको अकेले को देखो, एक अकेला सिंगल एंटिटी है, क्लियर है सभी को। तो अब ये बताओ अगर मुझे ACM मिला तो मेरा काम हो जाएगा, क्यों नहीं, ACM मिलने में काम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ACM कैसे मिलेगा, कौन बताएगा मुझे, मैंने बताओ, कोई बच्चा मुझे बताएगा। इस पूरे सिस्टम का सारे बच्चे ध्यान से देखें, अच्छा ठीक है, चेक करते हैं। चलो भाई बताओ मुझे, कौन बताएगा। कैपिटल M का 0 है एक्सेलरेशन, कैपिटल M का एक्सेलरेशन तो 0 है, क्यों 0 है, रुका हुआ है। स्मॉल m का g sin थीटा है, लेकिन हमें तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन चाहिए ना यार। मैं इक्वेशन कौन सी लिखी है, जो हमने इक्वेशन लिखी है वो वर्टिकल की लिखी है, M+Mg किधर है, नीचे, n कहाँ है, ऊपर। तो इक्वेशन क्या बनी है, mg मतलब M+Mg माइनस n इज इक्वल टू ma, ये लिखा ना आपने। तो ए कौन सा एक्सेलरेशन होगा भाई, नीचे वाला, जो नीचे वाला एक्सेलरेशन होगा, समझ गए। ये बात समझ आ रही है कि यार लोग वर्टिकल डायरेक्शन को कंसीडर कर रहे हैं ना, तो वर्टिकल डायरेक्शन के आप फोर्सेस देख रहे हो, तो आपका जो एक्सेलरेशन आएगा वो भी कौन सा आएगा, आपको इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कौन सा लेना होगा, जो वर्टिकल में है। एक्चुअल में किधर एक्सेलरेशन बताओ यार, वेज रुका है, सारे बच्चे ध्यान से देखें, वेज क्या है, रुका हुआ है, जो ब्लॉक है वो ऐसे जा रहा है, तो सिस्टम का एक्सेलरेशन किधर आ गया बताओ यार, ऐसे आ गया। समझ रहे हो आप, सबको बात समझ में आ रही है कि अगर वेज रुका हुआ है उसका तो एक्सेलरेशन है नहीं, और ब्लॉक कहाँ जा रहा है, ब्लॉक ऐसे आ रहा है, तो जिधर ब्लॉक आएगा उधर तो सिस्टम का एक्सेलरेशन आ जाएगा। बात समझ में आ रही सबको। लेकिन हमें कौन सा एक्सेलरेशन चाहिए, अभी हमें सिर्फ वर्टिकल चाहिए। क्यों वर्टिकल चाहिए, क्योंकि जो ये इक्वेशन मैंने लिखी है ये वर्टिकल डायरेक्शन की लिखी है, तो जो हमारा ACM आएगा वो कौन सा आएगा, जो वर्टिकल डायरेक्शन में सेंटर मास का एक्सेलरेशन है वो आएगा, g sin स्क्वायर थीटा आएगा, सर जी sin स्क्वायर। हाँ। अच्छा सारे बच्चे मुझे बताइए कितना है, इधर देखते रहिए पहले आप, इसका एक्सेलरेशन कितना है, इस क्वेश्चन को जाके घर पे सोचना और ढंग से समझना कितना है, g sin थीटा है, ठीक है। अब किसकी बात चल रही है, सिर्फ वर्टिकल की बात चल रही है। तो ये बताओ इसका एक कंपोनेंट ये आएगा और एक कंपोनेंट ये आएगा,
बताओ ये कॉम्पोनेंट कितना है? ये थीटा है तो ये में कितना हो जाएगा? भाई ये भी थीटा हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो जी साइन थीटा का ये कॉम्पोनेंट कितना है बताओ? cos थीटा। और ये कितना है बताओ? जी साइन थीटा एक साइन थीटा हो जाएगा, कितना आ गया? जी साइन स्क्वायर थीटा। अब देखते रहिए, लिखना बाद में सर कहीं। ये एक्सप्रेशन आ गया। अब बोलो कि सेंटर मास का एक्सप्रेशन कैसे निकलेगा? m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m प्लस m2। ठीक है, तो इसको m1 बोल देते हैं, किसको? इसको। और इसका एक्सप्रेशन कितना नीचे? जी साइन स्क्वायर थीटा। तो m1a1 आ गया, प्लस इसको कैपिटल M को m2 बोल देते हैं, और इसका एक्सप्रेशन कितना है? 0 अपॉन m प्लस m। तो निकालिए भाई, लिखिए एक्सप्रेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सप्रेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन वर्टिकल डायरेक्शन। और आपको एक नई अप्रोच पता चल रही है ना, कि हम लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन को, भाई हम लोग सेंटर ऑफ मास पढ़ क्यों रहे? इससे तो पढ़ा थे लॉज ऑफ मोशन को किस पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो वहां भी अगर आपको एक सिंगल पार्टिकल बना के लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई करना हो तो यू कैन अप्लाई। तो ये उसी चीज को दिखा रहा है। मैंने दोनों को क्या मान लिया? दोनों ब्लॉक्स को मैंने एक ब्लॉक मान लिया। ठीक है, तो सारे बच्चे मुझे बताएं एक्सप्रेशन कितना आ रहा है? भाई मेरे हिसाब से क्या होगा? m1a1 है ना, प्लस m2a2, a2 0, सपोज हमारा 0 विद रेस्पेक्ट अपॉन m प्लस m। ये ACM की वैल्यू आती है। इस वैल्यू को जाके यहाँ पुट कर दो और मुझे बता दो एंड कितना आ रहा है। हाँ, mg mg साइन स्क्वायर का, तो m प्लस mg को कॉमन ले लेता है ना? हाँ, तो cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। सर नॉर्मल एक्चुअली बनवाना है। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ आ गया। क्या आ गया? ठीक है, अच्छा m प्लस mg माइनस m। समझ में आ गई बात? चलो मैं आंसर लिख देता हूँ। कशिश क्या आंसर बताया आपने? m plus mg minus mg sin square m प्लस mg है ना, माइनस स्मॉल mg, स्मॉल mg साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया नंबर। ये सोचने वाले क्वेश्चन है भाई, ये सब जो जाके बस सोचो आपकी भाई, हम लोग सेंटर मास को किधर यूज कर रहे हैं? एक सिस्टम के लिए मैं सेंटर मास का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। दोनों ब्लॉक्स को मैंने क्या मान लिया? एक मान लिया। दोनों ब्लॉक्स का वेट कहाँ गया? नीचे आ गया। नॉर्मेशन कहाँ गई? ऊपर आ गई। ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हो पूरे सिस्टम के लिए। अभी हमने अलग अलग पार्ट के लिए क्वेश्चन अप्लाई की थे ना, जैसे कोई ब्लॉक स्ट्रिंग से लगा हुआ है तो क्या लिखते थे? mg माइनस टी में किसके लिए? फॉर अ सिंगल पार्टिकल। ठीक है, और वो क्वेश्चन किसके लिए लिख सकते हैं? पूरे सिस्टम के लिए भी लिख सकते हैं। बस हमें क्या पता चल जाए? पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन पता चल जाए। पूरे सिस्टम को एक मान लो, ठीक है, और इक्वेशन अप्लाई कर दो। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शायद वो है वेज है ना, कुछ वो बीच में स्फेरिकल वाली, यही ना क्वेश्चन? ऐसे वेज होगी, इस तरह की वेज है। ठीक है, और मास कहाँ पे रखा हुआ है? अरे बताओ वैसे क्वेश्चन क्या करना है? ये यहाँ रखा हुआ है। कितना मास है? स्मॉल एम कैपिटल है, ये स्मॉल एम है, बॉल टाइप की है। और क्या दिया हुआ है? अच्छा, इसकी रेडियस दे रखी है, ये जो स्फेरिकल सरफेस है इसकी रेडियस स्मॉल आ रहा है। इसकी कैपिटल आ रहा अच्छा, है। ऐसी कैपिटल आ रहा है। ठीक है, और इसकी कितनी है? ऐसे रखा हुआ है फिगर में। ये फिर क्या इसको छोड़ दिया इसको यहाँ से, क्या हुआ है? स्लाइड दो नीचे, और सब कुछ कहाँ रखा हुआ है? फ्रैक्शनल सरफेस रखा हुआ है। देखो ये भी लिखा हुआ है। अरे सिंगेज में दिए ना, नहीं क्वेश्चन याद है, देखो सेम क्वेश्चन है ना बेटा? बस उसमें डिस्प्लेसमेंट पूछा है, इसमें वेलोसिटी एट पॉइंट दोनों करा देते हैं। ठीक है, छोड़ दिया इसको। तो ये बॉल कहाँ आएगी? नीचे जाएगी इधर, और वेज कहाँ जाएगा? अरे वेज कहाँ जाएगा? पीछे आएगा। क्यों जाएगा पीछे?
सेंटर मास को वहीं रहना है ना, इसलिए वेज को पीछे जाना पड़ेगा। या दूसरा कह सकते हो कि नेट मोमेंटम को तो जीरो होना है यार। क्या बताओ कोई मोमेंटम है नहीं क्या? सारे बच्चे ध्यान से क्या वेज के पास मोमेंटम है इस इंस्टेंट पे? नहीं है ना। क्या बॉल पास में मोमेंटम है? तो शुरू में टोटल मोमेंटम कितना है? तो जब बॉल आगे चलना शुरू होगी तो वेज को क्या करना पड़ेगा? क्योंकि बॉल में मोमेंटम आगे आ गया तो वेज में मोमेंटम कहाँ आएगा? मोमेंटम ही तो कंजर्व रहता है ना। जब कोई सिस्टम में सब कुछ रेस्ट पे होता है और उसमें से एक बॉडी चलना शुरू करती है तो दूसरी बॉडी कहाँ जाती है? पीछे। उसको समझाने के दो तरीके हो गए। पहला तरीका आप बोल सकते हो कि भाई सेंटर मास को वहीं रखना है, एक आगे जाएगा तो सेंटर मास को आगे लेके जाएगा तो दूसरे को पीछे आना पड़ेगा। या आप ये भी बोल सकते हो कि नेट मोमेंटम को क्या रहना है? जीरो रहना है। तो अगर एक आगे जाएगा तो दूसरे को क्या होना पड़ेगा? पीछे आना पड़ेगा, तभी मिलाकर उनका मोमेंटम जीरो होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग मुझे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि जब ये बॉल बिल्कुल नीचे आ जाएगी ना, लिखिए व्हेन बॉल इज एट बॉटम फाइंड शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द वेज। फाइंड शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ वेज। वेज कितना पीछे जाएगी ये बताना है। ठीक है, जेई में भी आया क्वेश्चन। क्या कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बोलना भाई आप लोग। अरे वो बॉडीज में जब एक बॉडी चल रही थी दूसरी पीछे आती थी। विशाल चेक करता है बेटा। m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 इज इक्वल टू 0। ये तो कॉन्सेप्ट होता है ना। m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 इज 0। अंश नहीं है क्लास में? अंश नहीं है क्लास में। चलो भाई सारे बच्चे मुझे बताएं पहले कशिश ने आंसर क्या बोला? मुझे डेल्टा r1 बता दो कितना है। डेल्टा वन आपने कितना लिया? r minus x। r माइनस एक्स। सर r minus small r minus n। सोचो मतलब देखो ये बॉल कहाँ पे आ गई? देखिए सारे बच्चे अरे इधर बोर्ड पे देखते रहिए यार। ये बॉल यहाँ पे आ गई तो ये बताओ ये कितना आगे चल गई? जैसा सेंटर पहले यहाँ था नहीं था, अब सेंटर यहाँ पे आ गया ना। डिस्टेंस कितनी आगे बढ़ गया? समझ गए? बॉल पॉइंट मास नहीं है। अगर बॉल बिल्कुल क्या होती? बिल्कुल पॉइंट मास होती है ऐसे, तो आप बोलते कि उसका सेंटर मास कितना आगे गया? आ गया। समझे? अरे समझ में आ रही बात? कुछ नहीं आ रही है। अगर ये क्या होता, अगर बॉल पॉइंट मास होती तो जब बॉल यहां से चल के यहां आती तो मैं बोलता कि बॉल कितना आगे गई? r डिस्टेंस आगे गई। लेकिन अभी बॉल में क्या है? इसका पूरा शेप है, तो हमें किससे मतलब होता है? हमें सिर्फ मतलब होता है किससे? सेंटर ऑफ मास से, है ना। तो पहले इसका सेंटर मास यहां था, फिर इसका सेंटर मास यहां आ गया। कितना आगे गया? r माइनस r। और वेज कितना पीछे आ गई? समझा सबको? तो बॉल कितना आगे गई? अरे कोई लोग बोल क्यों नहीं रहे यार? सर r minus n। बाकी लोग क्यों नहीं बता रहे मुझे? सर हमें पता है ना। आज सारे जो ना सर। और डेल्टा r2 कितना होगा? माइनस। फॉर्मूला अप्लाई कर दो m1 डेल्टा। ये याद कर लो डायरेक्टली। यार बोला था आपको क्या होता है? ml अपॉन m प्लस n। आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी किसके प्लेस पे? l के प्लेस पे। क्या पुट करना था? सबको याद आ रहा है? मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद होना चाहिए कि ml बाई m प्लस n, है ना। जहां पे l क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्मॉल m ओवर द प्लैंक और ओवर द स्फीयर या जो भी है। तो भी l के प्लेस पे कितना है? r माइनस r। ये आपका फॉर्मूला है। ये अगर आपको ये याद नहीं आ रहा है तो आप लिखेंगे m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 0। ऐसा करके
आप x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? स्मॉल m और कितना r माइनस r अपॉन कितना m प्लस m। ये वैल्यू आ जाएगी। पीछे आंसर गलत दिया। हेलो, हाँ जी सर, क्लियर सभी को? सेकंड पार्ट ये कि मैंने इसको यहाँ से छोड़ दिया, वो भी एक लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब बॉल आपकी बॉटम पे आएगी, ठीक है, मान लेते हैं बॉल की वेलोसिटी आगे की तरफ u है। अच्छा, पूरा क्वेश्चन लिख लो, देखो आप, फाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, लिख लेना पहले आप, समझे? अगला जो उसका पार्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, फाइंड स्पीड ऑफ बॉल एंड wedge when ball is at bottom। किसकी स्पीड बतानी है मुझे? बॉल की स्पीड बतानी है और किसकी बतानी है मुझे? वेज की स्पीड बतानी है, ठीक है। क्या क्या गिवन है मुझे बताओ। अरे भाई मुझे स्मॉल एम पता है और मुझे क्या पता है? मुझे कैपिटल एम पता है और इसकी क्या पता है मुझे? रेडियस। तो भाई कोई बच्चा मुझे बताए कि कैसे क्या इक्वेशन बनेगी, कैसे क्या होगा? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा यार, क्यों? कि बॉल किधर जा रही होगी? आगे जा रही होगी ना, नीचे आने के बाद, और वेज कहाँ जा रहा होगा? ठीक है, तो एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लग जाएगा। तो मान लेते हैं बॉल की वेलोसिटी आगे u है, किसकी? बॉल की वेलोसिटी आगे की तरफ कितनी है? u, और वेज की कितनी है? तो दोनों में वेलोसिटी आ जाएगी ना अलग अलग, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल को मैं एज्यूम करता हूं कितना? इसको मैं एज्यूम करता हूं v u, ठीक है। एंड वेलोसिटी ऑफ वेज, वेलोसिटी ऑफ वेज कितना हो गया? v। वेलोसिटी ऑफ वेज कितना होगा? ये पीछे की तरफ होगा, और वेलोसिटी ऑफ बॉल कहाँ होगी? आगे की तरफ। ये मेरे दो अननोन है, ठीक है। हाँ, अब यार मैं ये एक बात बताओ तुम मुझे कि दो अननोन को सॉल्व करने के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए? दो इक्वेशन का मतलब होता है दो कॉन्सेप्ट चाहिए। एक कॉन्सेप्ट उन्होंने बता दिया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो, बिल्कुल सही। दूसरा क्या लगेगा? सर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है, वही रहेगा। और फिर उसकी वो जो m1 v1 अपॉन m2, तो वही तो मोमेंटम का क्वेश्चन हो गया। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है, तो वो चीज़ तो वही हो गई। और बताओ, एक इक्वेशन लिख दो, उन्होंने बताइए इक्वेशन लिख लो। इन्होंने बोला जितना मोमेंटम, ये वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, समझे? और उसका बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, ठीक है। तो जितना बॉल का मोमेंटम आगे आएगा उतना ही वेज का क्या होगा? ये बन गई पहली इक्वेशन। किसी को डाउट? जहां पे u और v कौन सी वेलोसिटी है? कौन सी वेलोसिटी जो हमें ग्राउंड से दिख रही है, समझे? ग्राउंड से वेलोसिटी u और v। अब भाई ऑनलाइन वाले बच्चों तो मुझे बता दिया, जो ऑफलाइन बच्चे बैठे मुझे बताएं, एक इक्वेशन और चाहिए मुझे। किसमें? अरे जो निकालना उसमें तो चाहिए। किसको निकालना है? वेलोसिटी को निकालना है ना। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? सोचो। तो जा रहा है। कॉन्सेप्ट बताओ ना, क्या कॉन्सेप्ट कौन से पढ़े हैं तुमने? मोमेंटम पढ़ा है, फोर्स पढ़ा है, काइनेटिक्स पढ़ी है, तो बताओ। एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे यार। पोटेंशियल एनर्जी का पोटेंशियल लॉस हुआ क्यों? किसमें लॉस हुआ बताओ? किसकी पोटेंशियल लॉस हुआ? हाँ सिद्धेवड़ा, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, कुशाल आप भी सही बोल रहे हो। किसकी पोटेंशियल लॉस हुआ है? बॉल की पोटेंशियल में लॉस हुआ। वो लॉस गया कहाँ बताओ? किसकी काइनेटिक में? दोनों की काइनेटिक में यार। वेज को तो काइनेटिक पीछे, मतलब पीछे नहीं बोलेंगे, एनर्जी तो डायरेक्शन नहीं होती है ना। तो वेज को एक काइनेटिक एनर्जी मिल गई और एक किसको मिली? दोनों में वेलोसिटी है, तो दोनों को एनर्जी मिली है। वो एनर्जी कहाँ से आई होगी? अरे भाई ये तो रखा है, कोई एनर्जी का लॉस हो रहा होगा ना। किसका लॉस हो रहा है? पोटेंशियल का, ठीक है। तो सारे बच्चे मुझे बताएं पोटेंशियल में कितना लॉस हुआ है? कौन? mgr-r। वेरी गुड। mgr माइनस r का लॉस हुआ। mgr मत लिख देना, क्योंकि जब ये बॉल नीचे आएगी तो बॉल का सेंटर ऑफ मास कितना उतर गया नीचे? जो बॉल का सेंटर ऑफ मास कितना उतर गया है? r माइनस r। समझ गए? अगर ये बॉल बिल्कुल पॉइंट मास होता फिर क्या होता? तो मैं r लिख देता थी, समझे? इसका सेंटर मास यहाँ पे रहेगा, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई? दिस इज r माइनस r। देखिए भाई ये हो गया लॉस, mg r माइनस r का लॉस हो गया। लॉस कहाँ आ गया?
दोनों की राइटिंग में गए, ठीक है। किसमें गया? हाफ एम क्यू स्क्वायर में भी गया प्लस हाफ और साथ में हाफ एम बी स्क्वायर में गया। क्वेश्चन को याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्व करना घर पे। क्वेश्चन समझ आ गया सभी को? बोर्ड बहुत गंदा हो रहा है। एम यू इज एम वी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और ये एनर्जी कंजर्वेशन। एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो आपको मार्क्स ऐसे दिए होंगे कटवट जाएंगे, एक को एम ले लेगा, एक को एम बाई 2 ले लेगा, तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। तो मैं कैलकुलेशन नहीं करा रहा हूँ, घर पे करना। कैसे करोगे? यहाँ से v निकालोगे, कितना आएगा? एम यू बाई एम, यहाँ पे पुट कर दोगे तो v एलिमिनेट हो जाएगा, समझ गए? यहाँ से v निकाल के यहाँ पुट कर देना, v एलिमिनेट हो जाएगा, आपको u मिल जाएगा। या फिर यहाँ से u निकाल देना, उस u को यहाँ पुट कर देना, u एलिमिनेट हो जाएगा, आपको v मिल जाएगा। समझ गए ना? सॉल्व करना इस क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो ये देखते हैं, मुझे लगता है ये सारे कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ, है ना? वही सब का यूज होना है यहाँ पे। तो क्वेश्चन में ऐसा है कि यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है किसी हाइट पे, है ना, किसी वॉल के ऊपर ऑब्जर्वर खड़ा है और सामने क्या है भाई, सारे बच्चे कंप्लीट करिए। सामने पानी भरा हुआ है यहाँ पे और सामने एक बोट है, बोट पे एक बंदा खड़ा हुआ है। बंदे का मास कितना है? स्मॉल एम। बोट का कितना है? कैपिटल एम। बोट की लेंथ कितनी है? एल। और बोट का जो ये वाला कॉर्नर है यहाँ से एक स्लॉट डिस्टेंस पे है। बंदा भाग रहा है खड़ा है। हाँ ठीक है, अभी लगाते हैं, ठीक है। फिगर सबको क्लियर हो गई? ये एक स्लॉट डिस्टेंस पे बोट का कॉर्नर, बोट की लेंथ एल, स्मॉल एम मास कैपिटल एम, और ये एक ऑब्जर्वर है, ये सब कुछ देख रहा है, ठीक है। और इसका एक्सेलेरेशन भी दे रखा है भाई आपको। किसका एक्सेलेरेशन? मैन रिलेटेड टू द बोट। एक्सेलेरेशन ऑफ मैन रिलेटिव टू बोट कितना है? पढ़ो। एक इंफॉर्मेशन और दी मुझे, एक्सेलेरेशन ऑफ मैन रिलेटिव टू बोट कितना है? एक। और वाटर बोट में कोई फ्रिक्शन नहीं है, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ना? वाटर में और बोट में कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। आइडियल केस ले लिया इसका मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं हुआ है, ठीक है। फ्रिक्शन का ऑप्शन कर दिया। तो बताओ भाई क्या कह रहा है? कह रहा है भाई एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। जो पहला पार्ट है उसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि आपको एक्सेलेरेशन बताना है किसका? बताओ भाई कितना होगा? कैसे? सर कोई एक्स्ट्रा ऐसा फोर्स हो रहा है, बंदा भाग रहा है तो बोट कहाँ जाएगी? पीछे जाएगी, है ना? देखो सेंटर मास की पोजीशन चेंज नहीं होती और सेंटर मास में वेलोसिटी भी नहीं आती है और सेंटर मास में एक्सेलरेशन भी नहीं आता है। अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं है तो तुम भागना शुरू करोगे, सेंटर मास कहाँ जाएगा? पीछे जाएगा। तुम भागना शुरू करोगे, सेंटर मास जो है मतलब सेंटर मास वहीं रहेगा, उसकी वेलोसिटी भी जीरो रहेगी, उसका एक्सेलरेशन सब कुछ क्या रहेगा? मैन में वेलोसिटी आएगी, बोट में वेलोसिटी आएगी। मैन में एक्सेलरेशन आएगा, बोट में एक्सेलरेशन आएगा। मैन में डिस्प्लेसमेंट आएगा, बोट में आएगा, और सभी दूसरे को क्या करेंगे? काउंटर बैलेंस कर लेंगे, सेंटर मास को वो हिलने नहीं देंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है इसने? समझ गया ना? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्या पूछा है? व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास? पूछा नहीं है। मैन आगे एक्सेलरेट करेगा और वो बंदा क्या है? सॉरी, मैन आगे एक्सेलरेट करेगा और बोट पीछे एक्सेलरेट करेगी। सेंटर मास का एक्सेलरेशन आपका जीरो है। आगे पहले पार्ट का आंसर। चलो अगले पार्ट में क्या करें? एक्सेलरेशन ऑफ मैन। भाई जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं सारे बताएं, समझ में आ रहा है कि सेंटर मास का एक्सेलरेशन जीरो होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा इसने? सॉरी क्या पूछ रहा है नेक्स्ट पार्ट? भाई प्लीज आपको बात नहीं करना, रिकॉर्ड हो रहा है ना? बिल्कुल आवाज मत करिए आप। इसका एक्सेलरेशन कितना है? ए। किसके ऊपर? बोर्ड के ऊपर। और बोर्ड का एक्सेलरेशन कितना? पीछे 8 है। क्लियर? क्या सेंटर मास में एक्सेलरेशन आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। तो बताइए फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का? m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू क्या? ac।
ये फॉर्मूला होता है ना। और अभी हमें पता है कि एसीएम को क्या होना है, 0 होना है। एसीएम को 0 लिख देते हैं, ठीक है। तो मैं M1 को लिखता हूँ स्मॉल m, M2 बोट है, इसका लिखता हूँ कैपिटल M। बताओ मैन का एक्सेशन कितना आएगा, A माइनस A। मैंने इसको पॉजिटिव ले लिया, अब किसी को पॉजिटिव ले सकते हो, है ना। ये डैश हमने क्या ले ली, पॉजिटिव ले ली, A माइनस A डैश हो गया। और बोर्ड किधर जाएगी, बोर्ड पीछे जाएगी। तो मैंने ये डैश पॉजिटिव ले ली, तो बोर्ड का कितना होगा बताओ, माइनस A डैश। समझे। तो देखो आप एक्सेशन आ जाएगा बोर्ड का, कितना आगे बताओ। देखो जो हमारा फॉर्मूला था ना ml/m+n, वो क्या होगा, वो बन जाएगा mu/m+n, और वही बन जाएगा ma/m+n। नहीं समझे। अगर बोर्ड पे कोई बंदा भाग रहा है, l डिस्टेंस ट्रेवल करके गया, तो बोर्ड कितना पीछे आती थी, अरे ml/m+n पीछे आती थी ना। तो अगर बंदे की वेलोसिटी u है तो बोर्ड कितनी वेलोसिटी पीछे आएगा, mu/m+n। अगर बंदे का एक्सेलेरेशन a तो बोर्ड कितने से आएगा, ma/m+n। ये याद करो, l u और a तीनों आ जाते हैं। अगर मैन का आपको u पता है, निखिल पूछ रहा है कि भाई हमने एक्सेलेरेशन 0 क्यों लिया। भाई 0 इसलिए लिया है क्योंकि इन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। इस बंदे पे और बोट पे जो बाहर से फोर्स है वो कोई फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन 0 है यहाँ पे। तो अगर किसी सिस्टम पे फोर्स नहीं होता है, उसके अंदर के पार्टिकल्स इधर से उधर भागते रहेंगे, लेकिन सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं करता है, उसमें एक्सेलरेशन नहीं आता, उसमें वेलोसिटी नहीं आती है। इसलिए सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन को 0 लिया हुआ है, क्योंकि इस पूरे सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स नहीं है। आगे आंसर कितना है बताओ, आगे आंसर आएगा कितना, एम ए भाई कितना, किसका एक्सेलरेशन आ गया, बोर्ड का गया। मैन का भी तो पूछा है, तो मैन का अगर पूछा है मतलब ग्राउंड से पूछा होगा, बोर्ड पे तो दे ही रखा है। क्यों भाई, अगर वो आपसे पूछा मैन का एक्सेलरेशन बता दो, तो आपको सोचना पड़ेगा कि उसने मैन का एक्सेलरेशन तो ऑलरेडी दे रखा है, किसके ऊपर, बोर्ड के ऊपर। तो ग्राउंड से तो पूछ रहा होगा, तो बताओ कितना है मैन का एक्सेलरेशन। अरे बंदा ए से भाग रहा है बोर्ड पे, और बोर्ड ए डैश से पीछे आ रही है, तो बंदे का एक्सेलरेशन कितना हो गया, ए माइनस ए डैश। तो काम करेंगे आप, ये आपको ए डैश की वैल्यू पता है, ठीक है। जब आप ए माइनस ए डैश करेंगे तो मैन का एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। चलो और पार्ट है इसका, Position of man when he reaches the other end of the boat. अब ये प्रैक्टिस का क्वेश्चन होगा, इसको आप करना। बस देखो बोर्ड का एक्सेलरेशन मिल गया तुमको, बताओ क्यों, क्या पूछा था, पोजीशन ऑफ Man when he reaches the other end of the boat. तो सीधे आंसर दे सकते हो यार। ML बंदा कितना चल के गया बताओ, L तो बोर्ड कितना इधर जाएगी, S. ml/m+n। यस सर। नहीं तो देखो अब ये रही इधर, ये देखो ये रही बोर्ड, ठीक है। बोर्ड यहाँ से कितने डिस्टेंस पे बोलो, अरे इस वॉल से कितने डिस्टेंस पे, बोर्ड x0 पे है। और बोर्ड कितना आगे चल के जाएगी, जब ये बंदा L चलेगा इधर चलेगा, तो बोर्ड पीछे जाएगी कितना, ml/m+n। समझ में आ रहा है सबको कि जब बंदा यहाँ से यहाँ वॉक करके जाएगा तो बोर्ड कितना इधर जाएगी, ml/m+n। पहले बोर्ड का ये वाला एंड कितनी डिस्टेंस में था, समझ में आ रहा सबको, ये वाला जो एंड था पहले यहाँ से x0 डिस्टेंस था, अब बोर्ड पीछे चली गई ml/m+n। तो ये वाला एंड कितनी डिस्टेंस पे हो गया, x0 प्लस ml/m+n। और बंदा भी तो यहीं खड़ा है, बंदे की पोजीशन कितनी आ गई, x0। समझ में आ रही है आपको बात, ये डिस्टेंस x0 थी, बोर्ड पीछे चली गई कितना, ml/m+n। तो ये वाला एंड कहाँ हो जाएगा, यहाँ से x0 प्लस ml/m+n। और बंदा यहीं आ चुका है, आपसे बंदे की पोजीशन पूछ रहा है, पोजीशन पूछी, क्या पूछा उसने, Position. ठीक है क्लियर। और दो क्या पूछा, Frictional force. कौन सा फ्रिक्शन फोर्स, मैन और बोट के बीच में जब वो चल रहा है. तो बताओ मैन को एक्सेलरेशन कहाँ से मिल रहा है, फ्रिक्शन। जो मैन वॉक कर रहा है ऐसे ऐसे बोर्ड को धक्का मार के, बोर्ड उस पे आगे धक्का मार रही है, तो मैन का जो भी एक्सेलरेशन है वो कहाँ से आ रहा है, बताओ मैन का कितना एक्सेलरेशन है। अगर मैन का एफबीडी बनाए और मैं आपसे पूछूं मैन को कौन आगे ले जा रहा है, बताओ, फ्रिक्शन। तो मैन का एक्सेलरेशन कितना है,
ग्राउंड से बोलोगे ना यार, सब कुछ ग्राउंड से देख के बताते हो ना। ए माइनस ए डैश क्या है, मैन का एक्सेलरेशन है ना। और जो एक्सेलरेशन मैन को मिला है कितना, ए माइनस ए डैश एक्सेलरेशन मिला है, वो किसने दिया उसको, फ्रिक्शन तो मिला है यार। बोट और बंदे के पैर के पीछे तो फ्रिक्शन हो गई होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, स्मॉल एम इनटू ए माइनस ए डैश। समझ में आ रहा है आपको? ये क्वेश्चन तो ये लोग बता रहे हैं। कौन सा ऑप्शन है? अच्छा और रिसेंट क्या, चलो कोई दिक्कत नहीं, सुनते हो, मुझे भी नहीं पता इसमें क्या है। अरे सबको समझ में आ गया ना? सेंड किया था। और वही फ्रिक्शन किस पे लगेगा, अरे सेंड किया, दो ही पार्ट सेंड किया। बोट और मैन का फ्रिक्शन सेम आ जाएगा ना, न्यूटन थर्ड लॉ से यार। जितने बंदे पे फ्रिक्शन लगेगा उतने फ्रिक्शन किस पे लगेगा, बोट पे लगेगा, कहाँ, पीछे की तरफ। और न्यूटन लॉ में तुम पढ़ चुके हो कि एफ इज एम में एक कौन सा एक्सेलरेशन होता है, वो ग्राउंड से एक्सेलरेशन होता है। अब गलती क्या हो सकती है कि आप एम ए लिख के चले आओ, आपको एम ए नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है, एम ए माइनस ए डैश। समझ गए? चलो और कोई पार्ट है इसका? वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बोट माइनस एम ए डी। वर्क डन बाय, फ्रिक्शन ऑन, चलो इसका आंसर कौन देगा? सर नेगेटिव ऑफ, क्या तुमको पता है बोट कितना आगे चल के गई, यस सर, कितना चल के गई, एम एल अपॉन एम प्लस एम। भाई अगले पार्ट पूछा है व्हाट इज वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन द बोट। तो बताओ बोट पे फ्रिक्शन किधर लग रहा है, पीछे लग रहा है। और बोट जा कहाँ रही, जा भी पीछे नहीं है। क्यों भाई, बोट इधर तो है, तुम धक्का मारोगे ना बोट को, धक्का मारोगे तो बोट पे कहाँ फोर्स लगेगा, पीछे लगेगा। बोट जा कहाँ रही है, पीछे। कितना गई बोट पीछे, तो तुमको बोट का डिस्प्लेसमेंट पता है, एम एल अपॉन एम प्लस एम। फ्रिक्शन निकाल चुके हो, तो फ्रिक्शन इनटू क्या करोगे, एम एल अपॉन एम प्लस एम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ जाएगा। सर फ्रिक्शन तो पीछे लगेगा ना, बोट आगे जा रही है, फ्रिक्शन तो पीछे लगेगा ना, बोट आगे जा रही है। अरे मतलब बोट घर जा रही है ना, बंदा क्या करेगा बताओ, सोचो बंदा कैसे होगा, क्या करेगा बंदा, सोचो आप खड़े हो, किधर किधर लगाओगे फोर्स, नहीं ये मैन इधर जा रहा है, पानी से तो कोई सर नीचे फिर नहीं तो ना पीछे सर। लगाएगा, तो बस फ्रिक्शन से पीछे आ गया बोट पे। बोट गई कहाँ, पीछे गई बोट, मतलब वही, मतलब बेसिकली आगे वाले को पीछे बोल रहा हूँ ना, मैन के हिसाब से डिसाइड कर रहा हूँ। मैं ऐसा चाह रहा हूँ ये क्या होगा, बैकवर्ड एक्शन। तो बोट भी पीछे गई और बोट पे फ्रिक्शन निकाल लगा, पीछे लगा, तो दोनों एक डायरेक्शन हो गए, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, हो गए सारे पार्ट्स। नहीं सर, टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो एक अब टोटल वर्क डन फ्रिक्शन कैसे निकालोगे, ऐड करें, ये वाला जो निकाला। मैन पे फ्रिक्शन का वर्क डन अलग निकालो और बोट पे अलग निकालो और दोनों को उठा के ऐड करो, तो टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ जाएगा। मुझे कैलकुलेट velocities of man and boat when the man reaches the other end of the boat, वेलोसिटी ऑफ man and the boat when the man reaches other end of the boat, तो ताकि वो बैठ जाएगा, रुक जाएगा, फिर से मैन गया वहां पे खड़ा हो गया, बोट इधर आ गई, सिस्टम फिर रुक गया। जैसे मैन चलना बंद करेगा वैसे बोट रुक जाएगी। जब तक मैन चलता रहेगा तब तक, तभी तक सेंटर मास पीछे आता रहेगा बोट का, उसको बैलेंस करना। सर जीरो नहीं है, ऐसा मत बोलो, फिर कुछ टाइम दे रखो उसमें, बता रखो इक्वेशन लगा रखे सर इसमें तो 20 को इक्वल टू यूज करना। अच्छा एक्सेलरेशन दे रखा है, ठीक है यार। चलो इसको सॉल्व करना है यार, v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2s लगा दो, नहीं लगा पाओगे। क्या आपको मैन का एक्सेलरेशन पता है, a माइनस a डैश। क्या आपको बोट का एक्सेलरेशन पता है, a डैश। सारी वैल्यूज आप निकाल चुके हो और सब कुछ पता है कि मैन कितना आगे गया, बोट कितना पीछे गई। कौन सी इक्वेशन लगाओगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। वर्क डन बाय मैन लास्ट है, वर्क डन में मैन तो वही होगा फ्रिक्शन वाला, नहीं आंसर डिफरेंट सर एम भी यार। जो दोनों को एनर्जी मिली ना, किसको, जो मैन को खुद अपनी काइनेटिक एनर्जी मिली है और जो बोट को काइनेटिक एनर्जी मिली है, सोचो किसने वर्क किया होगा यार। मैन ने तो एनर्जी लॉस की है, पहले मैन खड़ा था, फिर मैन ने भागना शुरू किया, मैन ने कुछ वर्क किया, यहाँ तो फ्रिक्शन, वही वर्क उसको अपनी काइनेटिक एनर्जी में मिल रहा है, वही वर्क किसमें मिल रहा है, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। सर फ्रिक्शन का भी तो वर्क ना, हाँ फ्रिक्शन का भी वर्क आएगा ना। अरे पूरे सिस्टम में जो एनर्जी आई वो कहाँ से आई बताओ? किया, मैंने समझे, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। काफी बड़ा क्वेश्चन है, चलो 8-10 क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन में। चलो ठीक है, आगे बात सुनना है, इसको जाके यार घर पे कर लेना, अच्छा क्वेश्चन था, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलो इसके बाद क्वेश्चन दोबारा बताता हूँ।
इसका प्लैंक का मास कितना भाई बताते हैं आपको? सर हो गया 5 kg प्लैंक का मास कितना है? 5 kg 5 kg। और इसका मास कितना है? 1 kg। इसमें कांस्टेंट कितना है भाई? 100 न्यूटन पर मीटर है इसमें। क्वेश्चन में क्या बोला है बताओ? क्वेश्चन उसने ऐसा बोला है कि मैंने स्प्रिंग को थोड़ा कंप्रेस किया और ये सब कहाँ रखा हुआ है बताओ? फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है। ये ब्लॉक स्प्रिंग से अटैच है और स्प्रिंग यहाँ से अटैच है और ये पूरा एक सिस्टम है, समझ गए आप? और सब कुछ कहाँ पे रखा हुआ है? फ्रिक्शनलेस सरफेस पे। कितना कंप्रेस किया उसको भाई? 1 मीटर। ठीक है, तो मैंने स्प्रिंग को 1 मीटर कंप्रेस करके छोड़ दिया। तो जैसे में स्प्रिंग को छोड़ोगे तो स्प्रिंग क्या होगी बताओ? अरे नेचुरल लेंथ में आने की कोशिश करेगी ना, तो जब वो नेचुरल लेंथ में आने की कोशिश करेगी तो क्या होगा? ऐसे धक्का मारेगी तो स्मॉल एम को किधर पुश करेगी? इधर। और जो वेज है उसको किधर पुश करेगा? पीछे। तो स्मॉल एम वाला ब्लॉक आगे जाएगा, वेज पीछे जाएगा। क्लियर? इसने पूछा हुआ आपसे, क्या पूछा हुआ है? मतलब जब ब्लॉक आगे निकल जाएगा तो प्लैंक कितनी वेलोसिटी से पीछे जाएगा? भाई तुमने इसको दबा दिया किसको? ये ब्लॉक स्प्रिंग से अटैच नहीं है। ये स्प्रिंग क्या है? स्प्रिंग यहाँ से जस्ट ऐसे स्प्रिंग है ऐसे, और तुमने आके यहाँ पे ब्लॉक को रखा और फिर इसको दबाया ऐसे। तुम दबाओ इधर, इसको छोड़ोगे तो जैसे स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में आएगी फिर क्या होगा? ब्लॉक भागता हुआ चला जाएगा, स्प्रिंग वहीं रुक जाएगी। तो ये स्मॉल एम इधर भागता हुआ चला जाएगा और वेज पीछे। समझ गया? तो आपसे पूछा है कि ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी, या बोले तो वेज की वेलोसिटी कितनी होगी, दोनों एक ही कॉन्सेप्ट निकलेंगे। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको? अभी आपने इसको यहाँ तक ऐसे कंप्रेस किया फिर छोड़ दिया, फाइनली ये ब्लॉक यहाँ पे आएगा, समझे? और ये इधर जाना शुरू करेगा यू वेलोसिटी से, और ये जो पूरा सिस्टम है ये किधर जा रहा होगा बताओ? ये इधर जा रहा होगा वी वेलोसिटी से। समझ गया? सिस्टम में मोमेंटम आएगा नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स है, बाहर से कोई फोर्स ही नहीं है, तो सिस्टम का मोमेंटम कितना रहेगा? कंजर्व रहेगा। पहले कितना था? पहले शुरुआत में जब तुमने कंप्रेस करके रखा है 0 था ना, तो बाद में क्या रहेगा? तो इसका जितना ब्लॉक का आएगा mu उतना इसका भी आएगा mu। यहाँ से क्वेश्चन बन गई होगी आपकी। और एक एनर्जी फिर 2 अननोन है आपका, कौन? u एंड v। तो एक ही क्वेश्चन और चाहिए, बताओ एनर्जी कहाँ से आएगी? ये किसमें जाएगी? हाफ mu स्क्वायर प्लस हाफ m। ये सेकंड क्वेश्चन इस एंगेज में बैक साइड में पीछे क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन है इसमें। आगे बात समझ में? तो ये सब क्वेश्चन बहुत दिमाग में बिठाने वाले हैं, है ना? ये नहीं कि के और भूल गए, जाके इनको घर पे दोबारा करो क्वेश्चंस को। ठीक है, कल आपको होमवर्क बता दूं क्या करना है। 8.2 भी कर पाए तुम? 8.2 कंप्लीट कर ली?